नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान, कहा ये देश लोकतंत्र नहीं बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। काबुल से भारतीयों को लाने के लिए आज विमान भेज सकता है भारत। पंजशीर घाटी से कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की दहाड़, कहा अफगानिस्तान को निगल नहीं सकता पाकिस्तान। तालिबान के समर्थन में बोले मुनव्वर राणा, ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि तालिबान किसी को मारा है या भगाया। और बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। रुक करते हैं पहली खबर का। जी हाँ, तालिबान के काबुल में घुसने और पूरे अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाने के बाद अब संगठन ने देश की नीतियों से जुड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देश की आजादी के 102 साल पूरे होने के मौके पर तालिबान नेतृत्व ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान भी किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात सभी देशों से अच्छे राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते चाहता है। हमने अब तक किसी भी देश से व्यापार करने पर चर्चा नहीं की है। बता दें कि तालिबान की तरफ से ये ऐलान उसके राजधानी काबुल में कब्जा करने के 4 दिन बाद आया है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन के बाद अब इस देश में सत्ता चलाने के लिए तालिबान के प्रमुख नेताओं का एक परिषद बनाया जाएगा। इस परिषद का नेतृत्व तालिबान का सरगना हैबतुल्लाह अखुंदजादा करेगा। इसी के साथ ईरान की तरह ही अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर का पद होगा। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या कुछ होगा? तालिबान ने जो आज घोषणा की है वो तो अपेक्षित ही है। उन्होंने नाम बदल दिया इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया भाई डेमोक्रेसी नहीं है। और जो लोग तमाम पूरी दुनिया में, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट वाले हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले हो, चाहे हिंदुस्तान के वो जो पत्रकारों की जो टोली है लेफ्ट लिबरल कबालों की, जो ये कह रहे थे तालिबान बदल गया, आज नाम बदला। और ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे के बाद काबुल में एक लाइब्रेरी इन लोगों ने जला दी। यही काम तो कर रहे थे पिछली बार भी जी। मूर्तियों को तोड़ दो, माइनॉरिटीज़ को मार दो, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दो। तो ये इस तरह के काम जो है वो शुरू हो गए। रही बात हिंदुस्तान के साथ व्यापार की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई सबसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, आयात निर्यात अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान का वो बंद हो गया है, क्योंकि वो ट्रांजिट रूट जो पाकिस्तान के जरिए गुजरता था, अफगानिस्तान में सामान जाया करता था, अफगानिस्तान से सामान आया करता था, वो रूट भी बंद कर दिए गए हैं। तीसरी जो सबसे अहम है कि वहाँ पे जिन जिन लोगों को बाकायदा एक सुप्रीम लीडर और जो परिषद जो बनाया जा रहा है, उसमें हार्ड कोर इस्लामिस्ट, जिसको कह सकते हैं कट्टर पंथ, और इस्लाम के उस बहुत ही प्यूरिटन फॉर्म को पालन करने वाले और उसको समाज में लागू करने वाले लोगों का जत्था क्रिएट हो रहा है। मतलब ये कि अफ़गानिस्तान तालिबान के बदले हुए प्रारूप, जैसा कि बाकी लोग कह रहे थे, उसके अंदर रूल या गवर्न नहीं होगा, बल्कि अफ़गानिस्तान फिर से अंधकार युग में प्रवेश कर रहा है। जी, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं चाहता। और इसी के साथ आप ये भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जो भी लोग वाहवाही कर रहे हैं तालिबान की, वो भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और वहां से भारतीयों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है। संभव है कि नागरिक उड़ानों की बहाली से पहले भारत काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अपने नागरिकों और वीजा धारकों को सुरक्षित
सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक बार फिर वायुसेना के C-17 विमान को काबुल भेजा जा सकता है। इसके लिए भारतीय अधिकारी अमेरिका के संपर्क में हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण अमेरिका के पास है। ऐसे संकेत हैं कि अगले 72 घंटों में काबुल एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की भी आवाजाही शुरू हो सकती है। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में खौफ का माहौल बना है। काबुल पर कब्जे के बाद शांति की बात करने वाला तालिबान 2 दिन में ही अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया है। महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है, विरोध करने वालों को गोली मारी जा रही है। डॉक्टर साहब, भारत सरकार आगे किस तरीके के कदम उठा सकती है? देखिए, भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 2-3 दिनों में संख्या इसकी बढ़ती चली जा रही है, सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और फिलहाल जो एक अनुमान है कि वो 1600 के आसपास लोग अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। भारत की सरकार की तरफ से तालिबान की सरकार को रिकॉग्निशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या रिश्ते होंगे, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा, इस पे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है कि अगर कोई भी बयान, कोई भी चीज़ अगर यहाँ से अभी हड़बड़ाहट में जारी किया जाता है तो वो सारे जो भारतीय अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान पे आ जाएगी। तो पहला प्रायोरिटी, वो सही प्रायोरिटी भी है कि जितने हिंदुस्तानी हैं उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से सरकार फैसला ले। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से मोदी सरकार अब तक पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी कर रही है, अफ़गानिस्तान के मसले को जिस तरह से उठा रही है, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि तालिबान के साथ ये सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है या फिर उसको रिकॉग्निशन देने वाली है। भारत सरकार बाकायदा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के रोल और तालिबान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की मुहिम में एक अहम किरदार साबित होने वाली है। जी, तो यहाँ पर जो लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं और तालिबान की पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तालिबानी इतने ही लायक होते तो भारत सरकार को इस चीज की चिंता नहीं होती कि वहां से भारतीयों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ दहाड़ लगाई है और उन्हें चेतावनी दी है। जहां एक और वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, वहीं अमरुल्लाह सालेह ने वतन छोड़ने की बजाय पंजशीर घाटी में अपना ठिकाना बना लिया है। सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि वो इसे निगलने की हिमाकत नहीं कर सकता। उन्होंने तालिबान पर भी निशाना साधा और कहा कि अफगानिस्तान तालिबान के शासन के लिए भी बहुत बड़ा है। अमरुल्लाह सालेह तालिबान का विरोध करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सालेह ने कई ट्वीट्स किए और उन लोगों के लिए सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया और देश की गरिमा के लिए खड़े रहे। उन्होंने ट्वीट में कहा, दुनिया के देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अपने इतिहास में इसे ऐसा पाठ ना बनने दें जिसमें आतंकी गुटों के सामने झुकने या अपमान का जिक्र किया गया हो। डॉक्टर साहब, सालेह की इस ललकार के क्या मायने हैं? देखिए, सालेह साहब तो लड़ने का उन्होंने फैसला लिया जी। और अगर गनी साहब की जगह सालेह साहब अगर वहाँ पे राष्ट्रपति होते तो ये स्थिति बिल्कुल अलग होती। जी। वो नदन अलायंस को लीड कर रहे हैं और जो अभी जानकारी मिल रही है कि 10,000 से ज़्यादा वो सैनिक जो अफ़गान आर्मी में थे वो अलग अलग रास्तों से वो पंजशीर की घाटी पहुंच रहे हैं और वहाँ पे एक रेसिस्टेंस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये वो इलाके हैं जो ट्रेडिशनली नदर्न अलायंस के पास रहता था। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि तालिबान के लिए पूरे मुल्क के ऊपर राज करने के लिए रिसोर्सेज और कैपेसिटी और उस तरह का स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है, जो फ़िलहाल उन्होंने सही कहा अपने ट्वीट में कि ये अभी तालिबान के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का जो भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन इन सब बातों के साथ ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये ट्वीट्स जैसे ही आए उसके बाद ट्विटर ने इनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तालिबान के ट्विटर अकाउंट्स वो जारी हैं, जो हिंसा भड़का रहा है, जो लोगों को मार रहा है, महिलाओं को घर के अंदर बंद कर रहा है, वो उनके ट्विटर, उनका प्रोपेगेंडा मिशनरी का जो सारा ट्विटर अकाउंट जो है वो ट्विटर पर धड़ल्ले से काम कर रहा है और एक जो शांति की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, उसके अकाउंट को ट्विटर ने
बंद कर दिया है, ये भी आपको समझना चाहिए। जी, तो जब राजा ही डरकर भाग जाए तो प्रजा तो टूटकर बिखर ही जाती है और अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ है। अब देखना ये होगा कि साले साहब आगे क्या करते हैं। अब बात करते हैं चौथी खबर की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अब भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भारत के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि उसके बारे में राय बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। राणा ने कहा कि 20 साल में कई देशों की फौज ने तालिबानियों पर बम बरसाए, आज जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। अफगानिस्तान में वही लोग भाग रहे हैं जो अफगान हुकूमत के खास करीबी हैं। मुनव्वर राणा ने कहा, ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी को मारा है या फिर भगाया है। जब तख्ते पलटते हैं तो छोटे मोटे पटरे इतर बितर हो जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में हुकूमत बदल जाए तो जो इस हुकूमत के खास लोग होंगे वो छिप जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसमें तालिबान ने जोर जुल्म किया हो। ये वही लोग भाग रहे हैं या फिर छिप रहे हैं जो अफगान सरकार के नशे में डूब गए थे। डॉक्टर साहब, मुनव्वर राणा ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? देखिए, ये हार्डकोर इस्लामिस्ट आदमी है जी, कट्टरपंथी है। ये अब इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, टेलीविज़न देखना बंद कर दिया है, या फिर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है इनके पास, तब तो भगवान मालिक है इनका। लेकिन ये अकेले नहीं है। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं मुनव्वर राणा। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, वो सांसद हैं, उन्होंने भी तालिबान के बारे में कहा है। समाजवादी पार्टी में एक और मंत्री रह चुके मदनी साहब, जो दारुल उलूम के भी कर्ता धर्ता है, महमूद मदनी, अरशद मदनी, यही दोनों चलाते हैं देवबंद का पूरा मदरसा। वही हेड है, वही चीफ है, यही दोनों। तो वो कनेक्शन कहाँ है, आप ये समझिए। कैपिटल टीवी लगातार सबसे पहले और शुरू से ही इस बात को कहता आ रहा है, ये देवबंद का सीधे सीधे कनेक्शन तालिबानियों से है। तालिबान देवबंदी मुस्लिम, देवबंदी मदरसों में पढ़े लिखे, उसमें तालीम पाए हुए लोग हैं। और आज उन्होंने भी सामने आकर कह दिया भाई तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। भाई जो काम आपका नहीं है, आप क्यों उसमें नाक घुसड़ रहे हैं? तालिबान के साथ क्या करना है, नहीं करना है, ये एक इंटरनेशनल मामला है, विदेश मंत्रालय है, हमारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो इन सब बारे में चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है और तमाम सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि अगर तालिबान के खिलाफ अगर आप कहेंगे तो देवबंद जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन वो जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब इनोसेंट लोग हैं कि इनको मालूम नहीं है, और वो नाराज हो जाएंगे तो वोट बैंक में डेंट पड़ जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स किस हिसाब से निर्लज्जता की ओर, इसको कह सकते हैं कि आप वोट के लिए आतंकी संगठन के जस्टिफिकेशन करने के लिए आप मैदान में उतर आएंगे, तो ये तो घटियापन है। और इस तरह के शायर, इस तरह के लीडर, इस तरह के बड़े, जिसको कह सकते हैं ओहदे पे जो लोग हैं, और ख़ास करके मुस्लिम रहनुमा इस तरह की बातें करते हैं, तो सिर्फ बट्टा उन पे ही नहीं लगता, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोग सवाल खड़े करने लग जाते हैं। तो ये इनके दो गुनाह हैं। एक तो अनर्गल बात कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये पहला गुनाह है। और दूसरा, ये अपनी बिरादरी, अपनी कौम को बदनाम करने का भी गुनाह कर रहे हैं। जी, तो मुनव्वर राणा ने यहाँ पर जिस तरीके की बात कही, दुनिया में जिस तरीके से जुल्मों सितम हो रहा है, उस बात से एक शायर मुखातिब ना हो, ये बात अच्छी नहीं लगती। अब रुक करते हैं आखिरी खबर का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। आईपीएस ऑफिसर सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणबीर कुमार के नेतृत्व में ये एसआईटी गठित होगी। इस एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। वो रिपोर्ट भी 6 हफ्तों के अंदर जमा करनी होगी। गौरतलब है कि 3 अगस्त को कोलकाता
गुरुवार हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने हिंसा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने संबंधित पक्षों से उसी दिन तक कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को भी कहा था। कोर्ट ने आज अपने फैसले में राज्य मानवाधिकार रिपोर्ट को मान्यता दी। हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट की खंडपीठ को सौंपेगी। अगर कोई और शिकायत रहेगी तो उसे खंडपीठ के समक्ष लाना होगा। इसके साथ ही हिंसा से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति देने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा झटका बंगाल सरकार के लिए? देखिए, आपने तो 5वीं खबर भी तालिबान की ही ले ली जी। दरअसल बंगाल में जो सरकार है वो तालिबान से कम नहीं है। तालिबान की खबरें तो बाद में आएंगी, लेकिन बंगाल की खबरें तो आज इसकी पुष्टि हो गई कि जो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो तमाम केसेस हैं इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो। जो कोर्ट के सामने जो मसला था और जिस तरह के जो अलग अलग तरीके से जो खबरें आ रही है कि चुनाव के बाद 15,000 इस तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की कहानी सामने आई है। 3,000 हिंदू महिलाओं के साथ रेप या गैंग रेप या अटेम्प्ट टू रेप की घटना दर्ज की गई है। ये एनएचआरसी की रिपोर्ट है, ये अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसका लबो-लुभाव है। और ममता बनर्जी क्या कर रही थी? ममता बनर्जी कोर्ट में सफ़ेद झूठ बोल रही थी कि एक भी केस हुआ ही नहीं, एक भी मौत हुई नहीं, एक भी रेप हुआ नहीं, ये सब झूठ है, मिथ्या है, अफवाह है। तो आज ममता बनर्जी को इसको कहते कि डबल झटका लगा है। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा कि सीबीआई जांच करेगी और एसआईटी जांच करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस जांच में कोई सरकार का विभाग, कोई अधिकारी पदाधिकारी, चाहे वो प्रशासन का हो या पुलिस का हो, वो अगर इस जांच में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो कोर्ट उस मसले को बहुत ही सीरियसली लेगी। मतलब ये कि ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। सीबीआई के ऊपर ममता का अख्तियार नहीं है और तमाम रेप के केसेस और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के केसेस हैं वो सब सीबीआई के पास है। मर्डर के सारे केसेस सीबीआई के पास है। 6 सप्ताह का वक्त है और इसलिए ममता बनर्जी छटपटा गई और उन्होंने कहाँ का दरवाज़ा खटखटाया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मतलब अभी भी ममता बनर्जी अपनी जिद से बाज नहीं आने वाली है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।